हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए, हम लोग कल कर्नाटक का प्रथम युद्ध हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यानी जो 1749 से लेकर 54 तक हुआ था। तो हम लोग आज दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग जो पढ़े थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध ने दोनों के अंदर, यानी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उस युद्ध में क्या होता है कि दोनों के अंदर, यानी फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश दोनों के अंदर ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। और इनकी इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर्नाटक एवं हैदराबाद में होती है। अब दूसरे मतलब पहले में क्या होता है कि इन लोगों की जो राजनीतिक, जो कहा जाता है कि डुप्ले का राजनीतिक पिपासा जाग उठी, यानी डुप्ले थोड़ा सा लालची किस्म का व्यक्ति था। उसको लगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में हमारी जीत हुई है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चलिए अब पूरी तरीके से हम लोग ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हैदराबाद एवं कर्नाटक ये दोनों जगह पर उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। हैदराबाद और कर्नाटक में क्या होता है कि उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहले हैदराबाद के बारे में। यानी हैदराबाद का जो संस्थापक था वो कौन था? निजामु मुल्क था, जिसकी 1748 में मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। अब निजामु मुल्क ये था, इस यानी हैदराबाद के दो मतलब हो गए, मतलब गद्दी एक ही है और व्यक्ति दो हैं। यानी निजामुल मुल्क का कौन था? एक था पुत्र था और एक नाती, ठीक है। पुत्र और नाती, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग भी जानते हैं कि पुत्र और नाती, इसमें राजा किसको बनना चाहिए? तो पुत्र ही बनेगा। और पुत्र कौन होता है? नासिर जंग। और नाती कौन होता है? मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा था? यानी फ्रांसीसी कर रहे थे, डुप्ले कर रहे थे। और नासिर जंग का सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को तो न्यायप्रिय दिखाएंगे ना, क्योंकि मेन रूप से तो पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन फ्रांसीसी यहाँ पर नाती का सपोर्ट कर रहे थे और पुत्र का सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। वही चीज कर्नाटक में भी होता है। कर्नाटक में कौन नवाब रहता है? दोस्त अली, ठीक है। अब दोस्त अली का एक पुत्र था और दूसरा इनके दामाद थे, यानी दोस्त अली के लड़की के हस्बैंड, ठीक है। अब पुत्र का नाम क्या था? अनवरुद्दीन। और दामाद कौन है? चंदा साहब। तो चंदा साहब का सपोर्ट कौन कर रहे हैं? फ्रांसीसी। और अनवरुद्दीन का सपोर्ट कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। यानी अंग्रेज हमेशा अपने आप को सही दिखाएंगे, ठीक है। तो शुरू होता है यहां से। अब यहां आप लोग समझ गए थोड़ा सा, हैदराबाद और कर्नाटक में ये स्थिति बन रही थी, ठीक है। तो शुरुआत यहां से होता है। डुप्ले, मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब का एक गुट बनता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी जीत चुके थे पहला कर्नाटक युद्ध। अब इसमें क्या होता है कि अपने गुट में मुजफ्फर जंग और दूसरा चंदा साहब, फ्रांसीसी दोनों को अपने में कर लिए थे, ठीक है। यानी अपने में मिला लिए थे, एक गुट बना लेते हैं। तो 3 लोगों का गुट हो जाता है, एक डुप्ले, एक चंदा साहब और दूसरा कौन होते हैं? मुजफ्फर जंग, ठीक है। 1750 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। 1750 में एक युद्ध होता है, अंबर का युद्ध। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो अंबर का युद्ध 1750 में होता है, जिसमें अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, यानी इनको यहां से समाप्त कर दिया गया। तथा चंदा साहब कर्नाटक का राजा बने। जैसे ही अनवरुद्दीन की हत्या होती है, तब राजा कौन बन गए? चंदा साहब। चंदा साहब राजा बनते हैं। यानी अनवरुद्दीन का पुत्र कौन था? मोहम्मद अली। लेकिन उबैद तो यही है, मोहम्मद अली को बनना चाहिए। लेकिन फ्रांसीसी यहाँ सपोर्ट किसको कर देता है? यानी देते हैं ये इसको, चंदा साहब को डुप्ले सपोर्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि डुप्ले का भी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जीतने के बाद डुप्ले का स्थिति एकदम 7वें आसमान पर थी। देखिएगा कैसे धीरे धीरे उसका ये महत्वाकांक्षा है नीचे गिरेगी। तथा हैदराबाद में नवाब मुजफ्फर जंग बनता है, नासिर जंग मारा जाता है। अब हैदराबाद में भी क्या होता है? मुजफ्फर जंग क्या बनता है? नवाब बनता है। सपोर्ट कौन कर रहे हैं? फ्रांसीसी। और इसमें नासिर जंग भी क्या होते हैं? मारे जाते हैं। यानी दोनों तरफ से ये मारे गए और इधर से ये मारे गए। यानी हैदराबाद में ये नासिर जंग मारे जाते हैं तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन मारे जाते हैं, ठीक है। चलिए इधर आइएगा थोड़ा सा। हैदराबाद तथा कर्नाटक दोनों जगह पर अब डुप्ले का आदमी राजा बनता है। यानी हैदराबाद ये हो गया। हैदराबाद में राजा कौन बनता है? मुजफ्फर जंग। किसका आदमी है? डुप्ले का। यानी सपोर्ट कौन किया है? डुप्ले। यानी राजा कौन बनाया है? तो डुप्ले बनाया है।
चंदा साहब ने डुप्ले को पांडिचेरी में 80 गांव दिए। अब चंदा साहब को जब डुप्ले राजा बनाएगा तो चंदा साहब को भी तो कुछ फर्ज बनता है कि चलिए ये डुप्ले हमको राजा बनाया है तो हम मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनको कुछ दे। तो क्या करते हैं चंदा साहब, इस राजा बनने के बदले डुप्ले को पांडिचेरी में 80 गांव दे देते हैं। 80 गांव मतलब 80 गांव आप लोग समझ सकते हैं। ये जो पांडिचेरी का ये जो क्षेत्र है, पांडिचेरी यही है ना, यहाँ का 80 गांव यानी इस तट पर जितने भी गांव हैं उसमें से 80 गांव किसको दे दिए गए? डुप्ले को। और ये देते कौन है? तो चंदा साहब। अब मुजफ्फरजंग ने मसूलीपट्टनम का शहर डुप्ले को दे दिया। यानी मुजफ्फरजंग, ये जो निजामुल का नाती होते हैं मुजफ्फरजंग, जिसको राजा कौन बनाता है? हैदराबाद का डुप्ले बनाता है। तो ये मुजफ्फरजंग क्या करते हैं कि मसूलीपट्टनम नामक शहर डुप्ले को दे दिया जाता है, ठीक है। तथा 20 लाख रुपए भी डुप्ले को दिया गया। मसूलीपट्टनम का शहर मिला तथा 20 लाख रुपया उस समय, यानी उस समय का 20 लाख रुपया आज का समझ सकते हैं कम से कम नहीं हो तो 100 करोड़ से ऊपर का होगा। तो 20 लाख रुपए डुप्ले को दिया जाता है। इससे डुप्ले का क्या होता है? और भी दबदबा यहाँ पर बढ़ जाता है। अब डुप्ले यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र का लगभग डॉन बन जाता है, ठीक है, और अपने आप को बहुत ही बड़ा व्यक्ति समझने लगता है। और ये था ही, डुप्ले बहुत बड़ा आदमी था। देखिए डुप्ले जो था उसका मेन महत्वाकांक्षा था, क्योंकि वो देखिए भारत का पूरा वो माइंड में बना लिया था कि कैसे हमको भारत पर कब्जा करना है धीरे धीरे और अंग्रेजों को हटाना है। लेकिन थोड़ा सा डुप्ले जो था अस्थिर किस्म का व्यक्ति था, यानी कोई मतलब कहीं पर भी एक जगह टिककर वो नहीं रहना चाहता था, ठीक है। वो जल्दीबाजी चाहता था कि अंग्रेज यहाँ से जल्दी चल जाए, किसी तरह से हम अंग्रेज को भगा दें और यहाँ पर भारत पर पूरी तरीके से कब्जा कर ले। लेकिन खैर ये इस मंसूबे में वो कामयाब नहीं होता है डुप्ले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय को आंतरिक मामले में दखलंदाजी दो तथा इनसे राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ लो। ये डुप्ले का कथन है, ठीक है। डुप्ले कथन दिया था कि भारतीय को आंतरिक मामले में दखलंदाजी दो, यानी भारत का जो आंतरिक मामला है उसमें आप क्या करो? दखलंदाजी दो और इनसे राजनीतिक और आर्थिक लाभ लो। यही तो किया है डुप्ले यहाँ पर, यानी हैदराबाद और कर्नाटक में तो किया है। यानी आंतरिक मामले, ये आंतरिक मामला में क्या किया? डुप्ले हस्तक्षेप किया और इन दोनों का राजा बनाया और उनसे आर्थिक लाभ भी लिया। देख रहे हैं कितना लाभ लिया है। ये 80 गांव पांडिचेरी में ये चंदा साहब उसको दिए तथा मुजफ्फरजंग मसूलीपट्टनम का शहर दिया तथा 20 लाख रुपए डुप्ले को कैश भी दिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यही फॉर्मूला क्लाइव ने बंगाल में लगाया था। डुप्ले का दिया हुआ फॉर्मूला ही क्लाइव कहाँ लगाता है? बंगाल में लगाता है, ठीक है। और वही बंगाल में प्लासी का युद्ध ये रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो हम लोग ये जब बंगाल में आएंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डुप्ले पर इतना चीज है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर? गुट बन गया मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और एक डुप्ले, फ्रांसीसी। अंग्रेज क्या हो जाते हैं? अकेले हो जाते हैं, ठीक है। अंग्रेज अकेले हो जाते हैं। अब जैसे ही क्या होता है कि अनवरुद्दीन मारा जाता है तो यहाँ पर कब्जा करने के लिए अब मोहम्मद अली यहाँ बेचारा अकेले बच जाता है। अनवरुद्दीन का बेटा होता है। अब अकेले करे तो क्या करे ये? तब क्या करता है कि मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग जाता है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर ये जाकर छुप जाता है डर के मारे, क्योंकि बेचारा ये अकेले बच जाता है। और ये 3 गुट है। अंग्रेज भी बेचारे शांत यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब चीज देख रहे हैं। ये तीनों का ये नाटक यानी ड्रामा वो लोग देख रहे हैं कि चलो तुम लोग क्या करते हो, हम आपस में देख रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद अली कहां भाग जाता है? तिरुचिरापल्ली, डर के मारे भाग जाता है। लेकिन गलती क्या होती है, यहां से डुप्ले चंदा साहब को भेज देता है कि जाइए आप मोहम्मद अली का पीछा कीजिए। अब यहाँ ट्रिगुट बना हुआ था 1 2 3, तो पहला आदमी यहां से क्या हो गया? निकल गया। बचे कितने? 2। यानी ये चंदा साहब पीछा करते हुए कहां भाग गए? मोहम्मद अली के पीछा करते हुए तिरुचिरापल्ली भाग गए। अंग्रेज अब वहां पर प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, कि हम लोग कैसे, मतलब देख भी रहे थे, नजर भी था और प्लानिंग भी कर रहे थे कि कैसे हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल करें। उसी में रॉबर्ट क्लाइव खड़ा होता है और बोलता है कि इसके लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे पावर दो और मैं इसको करके दिखाता हूं, ठीक है। अंग्रेज भी बोले, बहुत सारे वहां पर अधिकारी बैठे हुए थे। एक बार फिर विश्वास करके रॉबर्ट क्लाइव को सत्ता सौंप देते हैं कि ठीक है भाई, आपको जो करना है करो, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि तंजौर के शासक से मिल जाता है, यानी तंजौर के शासक को मिला लेता है अपने में। और जैसे ही चंदा साहब यहाँ तिरुचिरापल्ली जाते हैं तो तंजौर के शासक जो होता है चंदा साहब की बैंड बजा देता है, यानी हत्या कर देता है, ठीक है। तो
तीन में से एक आदमी क्या हो गए, समाप्त हो गए, यानी चंदा साहब पूरी तरीके से समाप्त हो गए। फिर देखता है कि यहाँ पर कर्नाटक की जो राजधानी थी अर्काट थी, ध्यान रखिएगा इसको, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, अर्काट है। अब क्लाइव क्या करता है कि अर्काट पर घेरा डाल देता है, अर्काट पर घेरा डाल देता है। अब बताइए, जिस देश की राजधानी है उसी पर कब्जा हो गया, यानी कोई देश ले लो, यानी भारत ही ले लो, भारत की राजधानी दिल्ली है, अब दिल्ली पर ही किसी का कब्जा हो गया तो फिर बाकी क्या हो पाएगा, ठीक है। तो कर्नाटक अर्काट पर घेरा डाल देता है, और जैसे ही अब यहाँ से डुप्ले चलता है, जैसे ही यहाँ से डुप्ले चलता है, फिर यहाँ वाला जगह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चंदा साहब पहले ही मर चुके हैं। दूसरी बात ये होते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही चतुर व्यक्ति था, चतुर नहीं मतलब बहुत बहुत ज्यादा चतुर था। वो क्या करता है, क्योंकि उस समय जो थे फ्रांस का स्थिति एकदम खराब था, यानी फ्रांसीसी सरकार की स्थिति खराब थी, और फ्रांसीसी सरकार दुनिया के सबसे भ्रष्टम सरकारों में से एक थी, ठीक है। अब क्या होता है, क्लाइव अपने आदमी को फ्रांस भेजता है, फ्रांस के राजा के पास, और भेजता है, और वहां पर कहा जाता है कि जैसे ही राजा के पास क्लाइव का आदमी जाता है, राजा पूछता है कि आप लोग किस काम से आए हो, तो ये इसका क्लाइव का आदमी बोलता है कि साहब मैंने आपके लिए पैसा, मतलब क्लाइव साहब पैसा आपको भिजवाए हैं। फिर फ्रांस का राजा भी बहुत चकित होता है कि ऐसा क्यों, मतलब हमारा दुश्मन है ब्रिटेन, और क्योंकि क्लाइव ब्रिटेन का ही रहने वाला था, ये हमको पैसा क्यों भिजवाएगा। फिर भी आर्थिक तंगी से फ्रांस गुजर रहा था, वो पैसा को ले लेता है और बोलता है कि चलिए इसके बदले तो कोई काम तो होगा। तो क्लाइव का जो आदमी बोलता है कि हाँ इसके बदले काम यही है कि आप क्या कीजिए कि भारत से डुप्ले को बुला लीजिए, ठीक है। तो वहां का राजा भ्रष्टम सरकार, मतलब भ्रष्ट राजा था, वो जानता था कि ठीक है एक आदमी को बुलाना है, पैसा तो मिल रहा है, ऐश मौज करेंगे, और वहीं से क्या करता है, डुप्ले को बुला लेता है। बेचारा डुप्ले यहीं से वापस इसको फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। इसको यहाँ मतलब कर्नाटक जाने का मतलब समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि यहीं से यहाँ को डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, और डुप्ले को यहाँ से फ्रांस जाते ही पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ये पूरा बिखर जाता है, और कर्नाटक पर किसकी कब्जा हो जाती है, अंग्रेजों की कब्जा हो जाती है, और पूरे तरीके से ये दूसरा कर्नाटक युद्ध ये अंग्रेज के फेवर में जाता है, ठीक है। जैसे ही डुप्ले चला जाता है तो फिर उधर से काउंट लाली को नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा एक संधि हुई थी, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुई थी वो किसका संधि हुआ था, वो पांडेचेरी का संधि हुआ था, ठीक है। पहला में लाइक्सला सेपल की संधि हुआ था, और दूसरा में यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध में पांडेचेरी की संधि होती है। और एक नाटकीय ढंग से अंग्रेज क्या करते हैं, दूसरा कर्नाटक युद्ध में अपनी दबदबा को कायम कर लेते हैं, और कहा जाता है कि डुप्ले थोड़ा सा यहाँ पर मतलब नासमझ वाला काम किया था, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर त्रिगुट जब बना हुआ था तो क्या ये तिरुचिरापल्ली भागिए गया था, तो आखिर इसको खदेड़ने की क्या जरूरत है। अब आपका दुश्मन, आपका किसी से लड़ाई है मान लीजिए, और लड़ाई है और वो बेचारा भाग गया, तो फिर आप उसको पीछे क्यों खदेड़िएगा, ये तो फिर मूर्ख वाली बात हुई। लेकिन खैर डुप्ले को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ का वो पहले से डॉन बन के बैठा हुआ था, लेकिन उसको पता नहीं था कि अंग्रेज उससे भी ज्यादा ऊपर सोचते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि डुप्ले फिर वापस बुला लिया जाता है, फिर अंग्रेज की इसमें जीत होती है, और पांडेचेरी के संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये चंदा साहब मारे जाते हैं, फिर इधर तंजौर के शासक के द्वारा चंदा साहब की हत्या हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कर्नाटक के तीसरा युद्ध, जो 1756 से लेकर 63 तक चलता है, और ये पेरिस की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। देखिए ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध है, ये यूरोप में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। ये क्या था, यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहे थे उसी का ये परिणाम था तीसरा कर्नाटक युद्ध। फ्रांस द्वारा अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए डुप्ले की जगह 1757 ईस्वी में काउंट लाली को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा जाता है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि डुप्ले को जब बुला लिया जाता है उसके बाद काउंट लाली को नया गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। और एक तरह से ये जो काउंट लाली होता है इम्पेशेंस व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति होता है, ये हर एक बात पर युद्ध का ऐलान कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसको उतना समझ नहीं थी जितना कि डुप्ले की समझ थी। अगर काउंट लाली की जगह अगर डुप्ले ही होता तो अंग्रेजों को एकदम छक्का छुड़ा देता वो, ठीक है। लेकिन आप लोग देखें कैसे कूटनीति पूर्ण तरीका से रॉबर्ट क्लाइव डुप्ले को वापस
भेज देता है। ठीक है, 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय होती है तथा इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। यानी 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है और इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार होती है और अंग्रेज इसमें ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सर आयरकुट कर रहे थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है माही, पांडेचेरी तथा जिंजी, इन सब पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तीनों क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। और यह युद्ध पेरिस की संधि के तहत क्या होता है? समाप्त होता है। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध की जो समाप्ति होती है वो पेरिस की संधि के तहत समाप्त होती है। ठीक है, तो छोटे मोटे दरोगा हो गया या बीपीएससी प्रीलिम्स हो गया, इसमें संधि से क्वेश्चंस आते हैं। यानी पहला कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि होती है? तो ला एक्सला सेपल की संधि होती है। दूसरी कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि होती है? तो पांडेचेरी की संधि होती है। और तीसरी कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि होती है? तो पेरिस की संधि होती है 1763 में। ठीक है, तो ये संधि आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी और यूपीएससी के मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि फ्रांसीसी की असफलता का आखिर कारण क्या था। यानी फ्रांसीसी आखिर इतना अच्छा वहां का प्रशासक होते हुए भी, यानी गवर्नर जनरल डुप्ले अच्छा प्रशासक होते हुए भी आखिर उसका हार का कारण क्या था? तो हम लोग कारण को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फ्रांसीसी सरकार को भारत की ओर ध्यान नहीं देना था, क्योंकि देखिए फ्रांसीसी जो थी एक तरह से फ्रांसीसी कंपनी थी, एक तरह से पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी। और अंग्रेज वाले क्या थे? वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी थी। यानी दूसरा, वही दूसरी ओर ब्रिटेन की सरकार का पूरा ध्यान भारत पर लगा हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन का सरकार का भी पूरा ध्यान, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी ध्यान भारत पर लगा हुआ था, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि कंपनी को बहुत सारा फायदा हो रही है। और इधर फ्रांसीसी सरकार तो भ्रष्ट सरकार थी, इसको कुछ मतलब नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस इसको मतलब पैसा और ऐश, यहाँ का जो राजा था उसको पैसा चाहिए था और ऐश मौज करना चाहिए था। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था में भी अंतर था, क्योंकि फ्रांसीसी सरकार तानाशाह सरकार थी जबकि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सरकार थी। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में भी अंतर था, क्योंकि फ्रांसीसी सरकार कैसा सरकार थी? तो तानाशाही सरकार थी। यानी वहां पर तानाशाह था, जो वहां का राजा था एकदम तानाशाह था। और ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। अगला, फ्रांसीसी सरकार मौका पर फ्रांसीसी कंपनी को मदद नहीं कर रही थी। यानी जब भी फ्रांसीसियों को मदद पड़ रही थी, आर्थिक मदद, तो फ्रांसीसी सरकार क्या कर रही थी? क्योंकि उसके पास खुद पैसा नहीं था तो वो कंपनी को क्यों भेजेगी? लेकिन ब्रिटेन की सरकार जब जब भी अंग्रेजों की जरूरत पड़ी है, लंदन से वो यहाँ पर ब्रिटिशों के लिए, यानी ब्रिटिश कंपनी में वो लोग पैसा भेजे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक के दूसरा युद्ध और कर्नाटक के तीसरा युद्ध आप लोग को मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार इसको रिवीजन कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मेंस के दृष्टिकोण से ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग का अगला टॉपिक होगा, हम लोग बंगाल की तरफ चलेंगे और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।